तो ये कहानी कई सौ हजार साल पहले की है, जहाँ पर एक बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध खत्म होने के बाद कुछ इंसानों में सुपर पावर्स दिखाई देने लगे, तो सरकार ने ऐसे सुपर पावर्स वाले ह्यूमंस को एक रोबोटिक आइलैंड में भेज दिया, जहाँ उनको ट्रेन करने के लिए एक एकेडमी बनाई गई थी, ताकि वो सभी अपनी ट्रेनिंग्स को कर सके। उस स्कूल में उन्हें ये भी बताया गया था कि इंसानियत को खत्म करने के लिए कुछ मॉन्स्टर्स जरूर आएंगे, तो तुम सभी को उनके खिलाफ लड़ना है और इस इंसानियत को बचाना है। तो अब हम उसी अकेडमी में मेन कैरेक्टर टाकेशी को देखते हैं, जिसे कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स बुली करते जा रहे थे क्योंकि उसकी पावर्स हाइट थी। सभी लोग उसे ये कहते जा रहे थे, तुम कितने बड़े यूजलेस हो। वहीं हम टाकेशी को देखते हैं, जो कि खुद को यूजलेस समझता जा रहा था। अब आगे उसी अकेडमी में कुछ नए स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम एक व्हाइट हेयर वाले बंदे को देखते हैं, जिसका नाम क्योया था। वो अपनी सुपर पावर्स के बारे में किसी को बताता नहीं। तभी वहाँ पर मुफेन नाम का एक स्टूडेंट आ जाता है, जो कि क्योया पर काफी गुस्सा करके उससे बोलता है, तुम्हें अपनी पावर को हमें बताना ही पड़ेगा। तो क्योया गुस्से में उसे ऐसा देखता है और उसे मना कर देता है। उसके स्कारी से फेस को देखकर वो फैन अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद क्लास में एक पिंक हेयर वाली गर्ल आ जाती है, जिसका नाम नाना होता है। वो सभी को बताती है, मैं लोगों के माइंड्स को रीड कर सकती हूँ। तो ये सुनकर उन्हें की पूरी क्लास काफी कंफ्यूज हो जाती है। तो नाना कहती है, इतना कंफ्यूज मत हो जाओ, जिसको जो भी पूछना है वो मेरे से डायरेक्टली पूछ सकता है। तो ये सुनकर सभी हैरान तो हो जाते हैं और उन्हें ये यकीन हो जाता है कि नाना सभी के माइंड्स को रीड कर सकती है। फिर टीचर नाना को टाकेशी के बगल वाले सीट पर बैठा देते हैं, जो देखकर टाकेशी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब क्लास खत्म होने के बाद नाना टाकेशी से बात ही करती और उससे पूछती है, क्या क्लास में सभी तुम्हें बुली करते हैं? तो ये सुनकर टाकेशी कहता है, तुम तो सच में लोगों के माइंड्स को रीड कर सकती हो। नाना कहती है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर मुफेन आ जाता है, जो कि टाकेशी को बुली करने लगता है और नाना से कहता है, तुम्हें ऐसे लूजर से बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। मुफेन के पास फायर पैसिक की पावर थी। तभी हमें टाकेशी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ बचपन से सभी उसे इग्नोर करते जा रहे थे। यहाँ तक कि उसके खुद के फादर भी उससे कहते हैं, काश तुम मेरे बेटे ही ना होते। फिर टाकेशी के फादर ने टाकेशी को इससे अकेडमी में भेज दिया था और उसे ये ऑर्डर दे दिया था कि तुम्हें इस पूरे क्लास में टॉप करना है। पर टाकेशी ऐसा करना नहीं चाहता, इसलिए उसने अपनी पावर्स को किसी को ना दिखाने का प्रॉमिस अपने आप से कर रखा है। अब हम प्रेजेंट पे देखते हैं, जहाँ नाना टाकेशी को फॉलो करती जा रही थी। फिर दोनों ही ब्रिज के पास आ जाते हैं, जहाँ नाना कहती है, तुम अपनी पावर्स को हाइड क्यों रखती हो? तो टाकेशी कहता है, यह सबके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए मैं अपनी यूजलेस पावर को हाइड ही रखता हूँ। तो दूसरी ओर हम क्योया को देखते हैं, जो कि नाना और टाकेशी को ऊपर रिसर्च करता जा रहा था। आगे टाकेशी नाना को उसके ड्रॉप तक छोड़ने आ जाता है, जहाँ नाना उससे कहती है, तुम्हें स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए क्योंकि तुम सबसे यूनिक, सबसे डिफरेंट हो। तो ये सुनकर टाकेशी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, तुम मुझे लीडर बनाने के लिए मत बोलो, मैं बस एक यूजलेस स्टूडेंट हूँ और तुम मुझे अकेला छोड़ दो। तो अब अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल में क्लास लीडर बनने के लिए सभी आपस में बात कर रहे थे और आपस में ड्यूल मैच करना चाहते, जहाँ आइस किंग, द सीन एंड फायर किंग द मुफेन के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। सीन मुफेन के अटैक्स को डॉज करके उसके ऊपर ही स्क्रैचेस कर देता है, जो देखकर मुफेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने पावरफुल फायर से हमला करता है। वहीं ये सारा कुछ सारे स्टूडेंट्स देख रहे थे। सीन भी कम नहीं था, वो अपनी आइस से मुफेन की पैरों को भी फ्रीज कर देता है और इस मैच को जीत जाता है। तो नाना सीन को चेयर अप कर दी। दूसरी ओर हम क्योया को देखते हैं, जो कि गुस्से में नाना को देखकर जा रहा था कि लड़की अपनी पार्टी को कैसे बदल देती है। इधर मुफेन अपनी डिफीट को देखकर इतना गुस्सा हो जाता है कि वो सीन पर एक अल्टीमेट फायर से हमला कर देता है, जिससे सभी स्टूडेंट्स के ऊपर वो हमला आने वाला था। तो ये सब देखकर टाकेशी अपनी पावर्स का यूज करता है और उसके अटैक को खत्म कर देता है। अब टाकेशी सभी को बताता है, मेरी पावर्स ये है कि मैं सप्रेस कर सकता हूँ। तो सभी लोग उसकी पावर्स को लेकर काफी हैप्पी हो जाते हैं और उसे ही क्लास का लीडर बना दिया जाता है। जिसके बाद शाम को हम देखते हैं कि नाना और टाकेशी फिर से उसके ब्रिज पर आ जाते हैं और बातें करते, लेकिन तभी नाना टाकेशी को ब्रिज से गिरा देती है और हमें पता चलता है नाना के पास कोई सुपर पावर्स नहीं थी, वो बल्कि आप लेकिन एक चालाक सी लड़की थी। वो लोगों के हाव भाव को समझकर उनके माइंड्स को रीड करती
तो यहाँ पर हमें पता चलता है वो यहाँ पर एक मकसद से आई थी। उसका मकसद ये था कि वो यहाँ के सारे बच्चों का मर्डर करेगी, बिकॉज ह्यूमैनिटी का दुश्मन कोई और नहीं, ये सारे बच्चे हैं अकॉर्डिंग टू नाना। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है नाना की साइड से, जबकि बच्चे काफी छोटे थे, ये काफी यंग थे, उनके अपनी पावर्स को यूज करने का उनके पास कोई भी टैलेंट नहीं था, तो इसलिए वो इसका यूज डिस्ट्रक्शन के लिए करने लगे। लेकिन फिर कुछ कंट्रीज ने इनको आर्मी के लिए यूज किया, पर तभी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, तो फिर इनको मारना शुरू कर दिया गया था। फिर कुछ मिनिस्टर्स ने और ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया और उनको कैसे आइलैंड में भेज दिया, जहाँ पर वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। और हम देखते हैं कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जो इनको थ्रेट्स खतरा मान रहे हैं, और नाना जैसे लोगों को समय समय पर भेजते हैं इन सभी को जड़ से खत्म करने के लिए। तो अब हम प्रेजेंट पे आ जाते हैं, जहाँ हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। टीचर सभी से कहते हैं कि टाकेशी की तबीयत खराब है, इसलिए वो स्कूल नहीं आया है, तो सभी ट्रेनिंग पर लग जाओ। अब आगे सभी ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर कोई डिसिप्लिन ही नहीं था। वहीं पर हम देखते हैं एक बंदा नीचे गिरने वाला था, लेकिन तभी सीन अपनी पावर्स का यूज करके पूरे पानी को बर्फ से जमा देता है और वो बंदा बच जाता है। तो इधर मुफैन को हमें दिखाया जाता है जो कि फिर से एक बंदे को बुली करता जा रहा था, लेकिन दूसरे ही सीन में हम देखते हैं कि मुफैन जमीन पर गिरा था। फिर वो बंदा शिबू सवा मुफैन से कहता है अपने हद में रहना सीखो। तो इधर नाना को पता चलता है कि शिबू सवा के अंदर टाइम को कंट्रोल करने की पावर है, तो वो उससे फ्रेंडली होने लगती, क्योंकि उसका नेक्स्ट मिशन ये बन गया था शिबू सवा को जड़ से खत्म करना। फिर आगे नाना शिबू सवा से बातें कर रही थी, तो उससे पता चलता है कि शिबू सवा टाइम को रोक नहीं पाता, वो टाइम में ट्रैवल करता है, प्लस टाइम में ट्रैवल करते टाइम वो काफी ज्यादा थक जाता है और सिर्फ 24 आवर से पीछे जा सकता है। और ये भी टाइम में पास जाने पर कोई भी आज कांटेक्ट करे तो वो फिर से उसी टाइम में वापस आ जाता है। फिर आगे ननाओ शिबू सवा से बातें करती और उसे लेकर एक झाड़ियों के पास आ जाती है, जहाँ उसे बताती है लास्ट नाइट टाकेशी मेरे साथ ही था जब अचानक से हमारे ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया। तो रात का फायदा उठाकर नाना उसे लेकर लेक वाली जगह पर आ जाती है, जहाँ सीन ने उस जगह को फ्रीज किया था। नाना को ये पता था कि शिबू सवा को तैरना नहीं आता, तो वो डूबकर वही मर जाएगा, तो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। और साथ ही साथ नाना को ये भी पता था कि अगले दिन सीन इस जगह को फिर से फ्रीज कर देगा, तो कोई भी एविडेंस नहीं मिल पाएगा, तो ऐसा ही हो जाता है। जिसके बाद हमें क्यूया को दिखाया जाता है जो कि टाकेशी और शिबू सवा के गायब होने पर रिसर्च करता जा रहा था। उसे ये लग रहा था इन सबके पीछे कोई और नहीं नाना ही होगी। फिर वो उसके बारे में कुछ बात करता, लेकिन नाना जैसे तैसे करके बच जाती है। फिर आगे वो उसे ही देख रही थी कि आखिर वो वहाँ पर क्या कर रहा था, जहाँ क्यूया एक दूध की बोतल को लेकर एक घर में आ जाता है और एक कैट को दूध पिला रहा था। नाना क्यूया का पीछा करती और ये देखकर हैरान हो जाती कि वो उसी कैट को दूध पिला रहा है जिसे वो खुद ही पिलाया करती। तभी क्यूया उसे पकड़ लेता है, फिर दोनों बातें करते। क्यूया ननाओ को अपने रूम में इनवाइट करता है, तो नाना भी उसके साथ आने के लिए मान जाती। नाना को ये लग रहा था शायद इसके घर में जाने पर मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा या फिर मुझे इसकी हाइडेंस पावर्स पता चल जाएगी, पर वहाँ पहुँच कर नाना को कुछ खास मिलता नहीं। दोनों साथ में वीडियो गेम्स को खेलते। वही क्यूया उससे बताना है कि मेरी सिस्टर भी इसी आइलैंड में आई थी, लेकिन वो गायब हो गई, इसलिए मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। फिर मैंने देखा कैसे टाकेशी और शिबू सवा गायब हो गए थे, इसलिए मैं उन पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। वही वो नाना को एक वॉच दिखाता है जो कि टाकेशी का था। क्यूया उसे बताता है टाकेशी मर चुका है, मुझे इसके बारे में पता चल गया है, मैं इस सब पर इन्वेस्टिगेशन जरूर करूंगा। हमें पता चलता है क्यूया के पास भी सेम पावर थी जैसा कि टाकेशी के पास था, शार्पेंड माइंडनेस की पावर। तो नाना का ये मिशन बन जाता है क्यूया को जड़ से खत्म करके उसका मर्डर करना। तो अब अगले दिन नाना उसके घर में बॉम्ब को फिट कर देती, जहाँ पर क्यूया उस बिल्ली को दूध पिलाने आता। और हम देखते हैं उस बॉम्ब के ब्लास्ट होने के बाद भी क्यूया मरता नहीं, तो अब उसकी पावर्स राइवल होती हैं कि वो मर नहीं सकता, ना ही जहर से, ना ही ब्लास्ट से, ना ही किसी और चीज से। तो अब नाना उसको मारने के पीछे पड़ जाती है। जिसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी लड़की को कुछ गर्द परेशान कर रहे थे। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि नाना के पैर में चोट लगी थी, तो मिचिरो उसे चाट कर ठीक कर लेती है। हमें पता चलता है मिचिरो हीलिंग, उसके पास हीलिंग मैजिक की पावर थी, पर वो जिसको भी ठीक करती इससे उसी का लाइफ छोटी होती जा रही थी। अब नाना उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करती तो उसे पता चलता है इसने 50,000 से भी ज्यादा लोगों का मर्डर कर दिया है। तो अब नाना डिसाइड कर दिए
वो किसी पर भी रहम नहीं करेगी, वो यहाँ पर सभी को जान से मार देगी। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि नाना मिचिरो को मारने का प्लान बनाती है, पर नाना के रूम के बाहर तो क्योया बैठा था, तो नाना खिड़की से मिचिरो के रूम में चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद मिचिरो के रूम से चिल्लाने की आवाज से आती है, तो सभी लोग मिचिरो के रूम में चले आते हैं। वहीं क्योया भी दौड़कर मिचिरो के रूम में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है नाना घायल जमीन पर पड़ी थी। तो अब नाना बताती है जो ह्यूमंस दुश्मन यानी कि जो मॉन्स्टर से उन्होंने मिचिरो के ऊपर हमला कर दिया था, जब मैंने उसकी आवाज को सुना तो मैं उसे बचाने के लिए आ गई थी। तो ये सब सुनकर सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसकी बहादुरी की, फिर उसको सम्मान देने लगते हैं और उसे क्लास का लीडर बना दिया जाता है, क्योंकि ताकेशी तो लापता था। पर क्योया को सारा कुछ समझ आ जाता है कि नाना ने ये सब सिंपैथी पाने के लिए किया है। अब इसके बाद में नाना को दिखाया जाता है जो कि जंगल में पेड़ पौधों से पॉइजन बनाकर अपने पास रखना शुरू कर देती है, लेकिन उसे सुनिकिची नाम का एक लड़का देख लेता है और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। सुनिकिची का ये टैलेंट था कि वो फ्यूचर की फोटोज को ले सकता है और उन फोटोज के थ्रू वो फ्यूचर का एक झलक देख सकता है। तो अब हमें यह भी दिखाया जाता है कि उसके कमरे में डेली 5 फोटोज निकलते, जिससे वो फ्यूचर को देखता। वहीं सुनिकिची ने ताकेशी के मर्डर वाले पिक्चर्स को पहले रखा था कि कैसे नाना ने ताकेशी को ब्रिज से धक्का दे दिया था। अब उसके फोटोज के थ्रू सुनिकिची नाना को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और उसके साथ बदतमीजी करता और उसे अपने कमरे में बुलाकर मिसबिहेव भी करता। जिसके बाद अगले दिन सुनिकिची कमरे से 5 फोटोज निकाल दी, जिसमें से एक फोटो में नाना सुनिकिची पर हमला कर रही थी, तो दूसरी फोटो को नाना खुद ही उसे देती है, जिसमें सुनिकिची नाना को टॉर्चर कर रहा था। तो ये देखकर सुनिकिची फेयरलेस हो जाता है। उसे ये लग रहा था एंड में तो सारा कुछ सही रहेगा, ये लड़की वैसे भी फंस ही जाएगी, तो मैं बेकार में टेंशन को ले रहा हूँ। सुनिकिची अपने फोटोज पर पूरी तरह से निर्भर हो गया था। उसे ये लग रहा था सारा कुछ ठीक ही रहेगा, तो इस मौके का फायदा उठाकर नाना उसी रात सुनिकिची को पेन चुबाकर मार देती है और उसे बाद में बताती है कि मैंने फोटोज को बदल दिया था। अब सुनिकिची के मरने के बाद क्योया और मिचिरो की एंट्री हो जाती है। क्योया को ये लग रहा था नाना ही सभी को मर्डर्स कर रही है, पर नाना सभी को यकीन दिला देती है कि सुनिकिची ने जो सपना देखा था उसने कमरे में वही पिन बाहर निकली थी और अब सभी सच मान लेते हैं। अब इसके बाद सुनिकिची के फर्नीचर पर क्योया उसकी ऑर्डर राशि करवाता, तभी वहाँ पर शिनिची आ जाता है जो कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर शिनिची का चीफ युका आ जाती है जो कि शिनिची को ये करने से रोक लेती है। इस सब के चक्करों में क्योया उसकी ऑर्डर राशि नहीं करवा पाता और वो भूल जाता है। जिसके बाद हम नाना को देखते हैं जिसका ये मिशन बन जाता है युका और शिनिची को जान से मारना, तो वो इस मिशन पर लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युका नाना से बातें करती और उसे बताती है कि मैं और शिनिची हमेशा साथ रहते हैं। एक बार की बात है जब मूवी हॉल में हम दोनों मूवी देखने गए थे, पर उस थिएटर पर आग लग गई थी, पर शिनिची ने मुझसे बचा लिया था, तब से हम लवर्स बन गए थे। तो अगले दिन हमें दिखाया जाता है नाना शिनिची को मारने चली जाती है और उसे पॉइजन वाले पेन को चुबाकर मार देती है। फिर उसे ये लग रहा था शिनिची मर गया, तो वो वहाँ से चली जाती है और अब वो युका के पास आ जाती है उसे मारने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर शिनिची आ जाता है और नाना का हाथ पकड़ लेता है। तो नाना को पता चलता है कि एक्चुअली मुर्दों को जिंदा करने वाली पावर्स युका के पास थी, ना कि शिनिची के पास। युका मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती है, उसने शिनिची को भी ऐसा ही जिंदा किया था। तो अब हम देखते हैं कि नाना युका को मारने की कोशिश कर रही थी, पर युका अपनी पावर से सभी टॉयलेटेड लोगों को जिंदा कर देती और उन्हें ज़ॉम्बी बना देती। युका को पहले से ये पता था कि इस एकेडमी में बहुत सारे टॉयलेटेड लोगों की मौत हो चुकी है। अब सारे जो ज़ॉम्बीज बन गए थे वो तभी नाना के पीछे पड़ जाते हैं। तो अब नाना उनसे बचने के लिए एक हॉल में जाकर घुसकर छिप जाती है और मॉर्निंग तक वहीं पर छिपी रहती है, क्योंकि ज़ॉम्बीज दिन में नहीं आ सकते ना। अब मॉर्निंग हो जाती है, युका शिनिची को लेकर वहाँ से चली जाती है और उस घर को लॉक कर देती है ताकि नाना वहाँ से कभी भाग ही ना पाए। अब आगे रात हो जाती है तो युका उसी घर में आ जाती है और वो देखती है नाना पहले से ही वहाँ से भाग चुकी थी। फिर जब युका बाहर आती है तो नाना छिपकर उस पर हमला कर देती है और उसके पॉकेट से कुछ सामान को निकाल देती है। युका जो कि पावर्स का यूज करती, उसे कुछ चीजों की जरूरत होती है जिसके बगैर वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाती। तो अब नाना को उसकी वीकनेस पता चल जाती है। उसकी वीकनेस थी मार्कशीट, जिसे उठाकर नाना पानी में फेंक देती है, जिससे युका की पूरी बॉडी में बेचैनी होने लगती है। तो इस मौके का फायदा उठाकर नाना युका को उसी पिन को चुबाकर वहीं पर मार देती है। अब हम देखते हैं कि युका के मरने के बाद जितनी बॉडीज को युका ने ज़ॉम्बीज बना रखा था वो इधर उधर जाके गिर जाते हैं। जिसके बाद नाना जंगल में हिरागे से मिलती है, जिसका
जिसका टैलेंट था पॉइजन को बनाना, तो नाना अब हिरागे को वही मार देती है और उसका फोन ले लेती है। फिर क्यूया को कुछ मैसेज टाइप करती पर वो उसे सेंड नहीं करती। अब इसके बाद नाना क्यूया के पास डायरेक्ट आ जाती है और रोते हुए उसे बताती है कि यूका मारी गई, और अब नाना सभी को लेकर उसे प्लेस पर आ जाती है जहाँ पर यूका मरी थी, और बताती है कि यूका सिंची और बहुत से मरे हुए लोगों का गलत इस्तेमाल करती। जब मैंने उसे सब करते हुए पकड़ लिया था तो वो काफी गर्ज में आकर उसने पानी में कूद करके अपनी जान को दे दिया। तो अब जंगल में उसके द्वारा बनाए गए जितने सारे ज़ॉम्बीज़ थे इधर उधर पड़े हैं, तो अब सभी उसकी बात का यकीन कर लेते हैं। क्यूया और बाकी सभी मिलकर सारे डेड बॉडीज को जला देते हैं। उसके बीच हिरागी की बॉडी वही जल जाती है और किसी को उसके बारे में पता ही नहीं चलता, उसे कोई देख ही नहीं पाता और वो भी वहीं पर जलकर मर जाती है। अब आगे जैसे ही सभी नाना का घर तक छोड़ने चाहते तभी कुछ लड़कियों के चिल्लाने की आवाज से आती, जहां हम देखते हैं हिरागी की दोस्त वही मर गई थी। क्यूया का शक फिर से नाना की ओर चला जाता है, लेकिन नाना इस बार भी अपने आप को बचा लेती है और सारा इल्जाम हिरागी पर डाल देती है। पर क्यूया इस बार सभी के सामने नाना पर इल्जाम लगा देता है, जो देखकर सभी लोग उसके ऊपर ही भड़क जाते हैं और उससे कहते हैं, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम नाना के ऊपर इतना पीछे उसके क्यों पड़े रहते हो? उसे हर बार तुम ब्लेम क्यों करते रहते हो? ये सब करना बंद करो। फिर सभी नाना के साइड पर हो जाते हैं। अब इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं तो नाना मिचिरो को मारने का प्लान बनाती है। तभी वो मिचिरो के फेस पर एक वियर्ड सी स्माइल को देखती है और मिचिरो नाना को फंसा देती है कि ये सबके सामने मेरा मर्डर करने आई थी, पर नाना बहुत ही चालाक थी तो इस बार भी वो बच जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है वो मिचिरो नहीं है बल्कि क्लास की एक सीनियर होती है, जिसका टैलेंट ये था कि वो किसी का भी प्रूफ दे सकता है। वही इस स्टूडेंट का नाम जीन होता है। जीन नाना को अपने साथ लेकर एक केव पर आ जाता है, फिर उसे बताता है कि स्कूल के टाइम पर भी यही सिलसिला चल रहा है, लोगों की मर्डर्स हो रहे हैं और वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते जा रहे हैं। इसी बीच क्लास 2 भागों में बट गया, फिर वो दोनों ही ग्रुप आपस में लड़ने लगे, जिसमें से सिर्फ मैं ही जिंदा अकेला बचकर सर्वाइव हो गया हूँ। अब इसके बाद जीन और नाना के बीच एक भयंकर सी लड़ाई हो जाती है, पर नाना जीन के आगे टिक नहीं पा रही थी। अब जीन उसे बताता है कि तुम लोगों के मर्डर्स को करना कंटिन्यू रख सकती है, पर तुम्हें याद रखना होगा इस आइलैंड पर तुम अकेले नहीं हो लोगों के मर्डर्स करने के लिए, क्योंकि इस आइलैंड पर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है और हर कोई सबसे ऊपर उठना चाहता है, जिस कारण से वो अपने रास्ते में आने वाले स्टूडेंट्स को मार देता है। जिसके बाद अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि नाना खुद ही मिचिरो के घर आ जाती है, जहाँ मिचिरो नाना का बहुत ही ज्यादा केयर करती। तो ये देखकर नाना को पहली बार अपने पेरेंट्स की मेमोरीज याद आ जाती है। तभी हमें पता चलता है कि ह्यूमैनिटी के दुश्मन ने उसकी मॉम और डैड को मार दिया था। तब से ही नाना के अंदर बदले की आग चल रही है। नाना को लगता है कि उसकी गलती की वजह से उसके पेरेंट्स मारे गए थे, क्योंकि उस रात उसने गलती से खिड़की को खुला रखा था, जिस चक्कर में उसके पेरेंट्स मारे गए। जिसके बाद अगले दिन क्यूया को पता चलता है बॉयज डोरमेट में एक बंदा मारा गया, तो इस बार उसका सीधा शक नाना की ओर चला जाता है कि नाना ने इसे मार दिया होगा। पर हमें पता चलता है इस बार नाना ने उसका मर्डर नहीं किया, तो वो उसी के साथ इन्वेस्टिगेशन पर लग जाती है। तो अब क्यूया बॉयज डोरमेट में आ जाता है और उसके बगल वाले डोरमेट से बातें करता और उनकी पावर्स को पूछता, तो वो बताते हैं कि उनमें से एक की पावर थी वो मैग्नेटिक यूज कर सकता, तो दूसरी की पावर वॉइस को चेंज कर सकता या उसकी कॉपी को कर सकता, एंड थर्ड की पावर थी एस्ट्रो प्रोजेक्शन। इसका मतलब उसकी बॉडी तो वही रहेगी लेकिन उसका स्पिरिट बाहर निकल सकता है। तो इधर हम मिचिरो को देखते हैं जो कि अजीब बिहेव करती जा रही थी। उसी शाम उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, तो नाना उसका काफी अच्छे से ख्याल रखती, उसका लिए मेडिसिन लाने को क्यूया के पास जाती। तो ये सब देखकर क्यूया को समझ आ रहा था कि कहीं मैं कुछ ज्यादा ही नाना के ऊपर रिसर्च तो नहीं कर रहा ना। अब आगे हम देखते हैं कि मिचिरो नाना से बातें करती है और उससे पूछती है कि जब तुम्हारे पेरेंट्स मारे गए थे तो क्या उस टाइम तुम्हारा कमरा क्लीन था? तो नाना याद करती और बताती है, हाँ बिल्कुल मेरा कमरा क्लीन था। तो मिचिरो कहती है, तो इसका मतलब साफ है तुम्हारी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मारे गए थे, उनको किसी और ने मारा होगा। तो ये सब सुनकर नाना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती, तो मिचिरो उसे हग करती। फिर क्यूया उन सभी को बताता है जैसे ह्यूमंस की मौत होती जा रही है वैसे भी कोई बंदा जानवरों को भी मारता जा रहा है, हमें इन सब पर फास्टली इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। आके उसी शाम को हम देखते हैं कि सीन नाना के पास आता है और उसे बताता है कि मिचिरो एक ऐसे प्लेस पर चली गई है सी साइड, जो कि काफी खतरनाक है, वहाँ पर किलर्स रहते हैं, उसे डर लग रहा है वो कहीं मार ही ना जाए। तो ये सब सुनकर नाना दौड़ते हुए उसके पास चली जाती है बिना कुछ सोचे, लेकिन उसको रियलाइज होता है वो अकेले उन खतरनाक किलर्स का सामना नहीं कर पाएगी, तो इसके लिए वो क्यूया के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। अब दोनों ही उसे प्लेस पर आ जाते हैं
जहाँ पर हम मिचिरू को देखते हैं जिसे कोई मारता जा रहा था, लेकिन वो बंदा इनविजिबल था। बस मिचिरू के ऊपर कट के निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन तभी उसके पास नाना आ जाती है। नाना अपनी जान पर खेलकर मिचिरू को बचाती है। इस चक्कर में नाना को काफी ज्यादा चोट लग जाता है, तो हम देखते हैं वो मिचिरू को भागने को बोलती है, लेकिन मिचिरू वहाँ तो जाती नहीं। तो नाना कुछ उल्टा सीधा बोल देती है, जिससे कि मिचिरू गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाती है। वो बंदा नाना को जान से मार नहीं मारा था, लेकिन तभी वहाँ पर क्यूरियस आता है और अब नाना को बचा लेता है। फिर हमें पता चलता है वो बंदा कोई और नहीं वही था जिसके पास एस्ट्रो प्रोजेक्शन की पावर थी, जिससे वो अपने स्पिरिट को बाहर निकाल दे रहा था। वही ये सब कुछ कर रहा था। नाना बच तो गई थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वो मरने की कगार पर थी। लेकिन तभी वहाँ पर उसके पास मिचिरू आ जाती है। उसकी ऐसी कंडीशन को देखकर वो रोने लगती है, फिर अपनी फुल मैजिक हीलिंग का पावर का यूज कर देती है, जिससे वो खुद ही मर जाती है, लेकिन वो नाना को बचा देती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन 1 ही कंप्लीट हो जाता है। आई नो ये स्टोरी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी एंड इसका नेक्स्ट सीजन आने तक मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आ गई थी जब मैंने इसे देखा था। देन फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट सीजन में एंड तब तक के लिए सायोनारा।